छूने से कबल रंग के पैकर पिघल गए, मुट्ठी में आ ना पाए कि जुगनू निकल गए। फैले हुए थे जागती नींदों के सिलसिले, आंखें खुली तो रात के मंजर बदल गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल उसरी युसरा। जिस एपिसोड का आप बेताबी से इंतजार कर रहे थे, आज वो एपिसोड पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं उसरी युसरा नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड। हफ्ते का दिन था। अपनी निगरानी में वो ग्राउंड फ्लोर के बेशतर कमरों की सफाई करवा रही थी। एक नई तरतीब से चीजों को ऑर्गेनाइज करती, गैर जरूरी सामान को स्टोर रूम में रखवाती। वो खुद भी मुलाजमीन के साथ जुटी हुई थी। लकड़ी के बॉक्स में धरी कुछ आराइशी अशिया का जायजा लेती। वो सजावट के लिए कुछ नई अशिया का इंतखाब कर चुकी थी। मिसेस शेराजी के कहने पर उसने लाउंज की दीवार गिर खिड़कियों के पर्दे भी बदलवा दिए थे। राहदारी की दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स का भी इजाफा कर दिया था। इंडोर प्लांट्स की भी जगह बदली थी और अब वो स्टोर रूम में मजीद कुछ ऐसे बेश कीमत डेकोरेशन पीसेस का जायजा ले रही थी जो इटली, फ्रांस और जाने कहां से खरीदे गए थे। उसके हुक्म पर अक्सर स्टूल पर चढ़ी ऊपरी खानों का जायजा ले रही थी। फाइल्स का एक ढेर था जो गर्द से अटा पड़ा था। कागजात, लफाफे, मैगजीन, अखबारात, मगर इसकी तमाम तर तवज्जो उस आराइशी बॉक्स की तरफ थी जो डिब्बे में पैक कोने में पड़ा था और जिसे जन्नत ने निकालने का कहा था। उसे वहां से उठाने की जुस्तजू में हाथ लंबा किए वो एड़ियों के बल कुछ ऊपर हुई थी। अगले ही लम्हे उसका तवाजन बिगड़ा था। अक्सा स्टूल पर गिरफ्त जमाए जन्नत चलाई। अक्सा ने बेख्तियारी के आलम में एड़ियां टकाते हुए अलमारी पर गिरफ्त जमाई, मगर वो बावजूद कोशिश के भी इन फाइल्स को ना संभाल सकी जो धड़ाधड़ लड़कती सीधा फर्श पर आन पड़ी थी। तुम ठीक हो? जन्नत ने सर उठाकर पूछा था। जी मैं फाइन, बिल्कुल फाइन। वो अलमारी से चिपकी खड़ी रही थी। जन्नत ने बेख्तियार सुख भरा सांस लिया। अक्सा ने आराइशी बॉक्स उसके हवाले किया और खुद बेहद एहतियात से नीचे उतर आई। उफ, एक काम सिमटता नहीं दूसरा बिखर जाता है। फर्श पर बिखरे कागजात का ढेर देखकर जन्नत झंझलाई थी। मैं इन्हें समेट लेती हूँ आपी, अक्सा कहकर पंजों के भल बैठ गई थी। अब एक एक करके सारे कागजात फाइल्स में रखती जा रही थी। एहतियात से कदम उठाते हुए वो जाने के लिए मुड़ ही रही थी कि निगाह फर्श पर गिरे अखबार के फ्रंट पेज पर पड़ी और वो ठिठक कर रुक गई। झुककर अखबार उठा लिया। अगले ही लम्हे खबर पढ़ते ही वो सदमे से गुंग अपनी जगह साकत खड़ी रह गई। उसके सामने हादसाती मौत की एक खबर थी। मुल्क के एक नामवर बिजनेस टाइकून आजम शेराजी के इकलौते बेटे हारून शेराजी और पोते हमाद शेराजी की मौत की खबर, जो कार एक्सीडेंट में जाम बहक हुए थे। कपकपाते हाथों में अखबार लिए वो दम बद खुद खड़ी थी। मिसेस शेराजी ने अपने जवान बेटे और शोहर को एक ही दिन में खोया था। उसकी पलकें लर्ज उठी, वजूद पर कपकपी सी तारी हुई। अखबार हाथ में लिए वो राहदारी में आ गई थी और वहीं से बैक डोर खोलकर उसने अकबी लॉन का रुख किया था। जवान बेटे और शोहर की जुदाई का सदमा एक साथ झीला था। वो जीने पर रुक गई थी। स्विमिंग पूल के ऐन सामने लॉन चेयर्स पर मिसेस शेराजी फारिस के हमरा बैठी हुई नजर आ रही थी। वो फारिस से कुछ कह रही थी, फिर उसका जवाब सुनकर वो एकदम से मुस्कुराने लगी थी। फिर किसी बात पर हंस पड़ी। मोहब्बत का, रहम का, हमदर्दी का, जाने वो कौन सा एहसास था कि उन्हें यूं हंसते मुस्कुराते देखकर उसका दिल फटने लगा।
आंखें नम होने लगी थी। उसने हमेशा उन्हें बहुत मजबूत देखा था। अपनी जिंदगी, वक्त और हालात पर साबर और शाकर ही नजर आई थी, मुत्तमिन, पुरसुकून, पुरउम्मीद। उनकी आंखों में यकीन की एक गहरी चमक नजर आती थी। उनका चेहरा हुस्ने जन से मुनव्वर रहता था। उसकी नजर फारिस तक गई। वो लॉन चेयर पर गर्दन पीछे की तरफ गिराए आरामदेह हालत में बैठा था। धूप में आंखें बंद थी, तासुरात नरम थे। मिसेस शेराजी की नजर जन्नत पर नहीं पड़ी थी, मगर जन्नत उन्हें ही देख रही थी। अखबार पर गिरफ्त बढ़ाए वो वापस पलट आई थी। स्टोर रूम का दरवाजा बंद करके वो कितनी ही देर तक गैर जरूरी सामान में घिरी गहरी सांसें लेती रही थी। एक अजीब सी बेसुकूनी थी जो उसके अंदर फैल गई थी। एक अजियत भरा एहसास था जो उसकी रग रग में समा गया था। उसे एकदम से मिसेस शेराजी के दुख पर, उनके नुकसान पर, उनकी अजियत पर रोना आया। सदमा एक तो ना था, वो किस कदर मुश्किल हालात से गुजरी थी। गहरी सांस लेकर उसने अक्सा को देखा। वो अपनी धुन में तमाम बिखरे हुए कागजात समेटने में लगी हुई थी। साथ में कुछ गुनगुनाया भी जा रहा था। मुलाजमा कागजात और फाइल्स का भरा हुआ एक कार्टून लेकर अंदर आई। आज सुबह ही फारिस ने अपनी स्टडी की सफाई का हुक्म जारी किया था। सो गैर जरूरी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स मामूल की तरह स्टोर रूम में जगह पाने वाले थे। मुलाजमा ने वो कार्टन भगिया कार्टन्स के बराबर में मेज पर रख दिया था। फारिस साहिब ने तो मानो घर को ही ऑफिस बना दिया है। अक्सा सफ़े इकट्ठे कर करके थक गई थी। जन्नत ने अखबार लपेट कर दराज में रख दिया, खिड़की की स्लाइड खोल दी। और क्या रखना है आपी? ऊपर जो पर्दे रखे हैं वो ले आओ, उसे हुक्म देकर बाहर देखा। कुछ देर तक गहरी सांसें लेती रही। उसकी दाईं तरफ आज ही फारिस की स्टडी से आने वाला कार्टन अध खुला सा रखा था। खाकी रंग का एक त्रोड़ा मुरोड़ा हुआ सा लफाफा कोने में फंसा था। उस पर कहीं रूबी इकराम का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा था। तुम आज चुप चुप से क्यों हो? फारिस के पूछने पर उसने चौंक कर सर उठाया। नहीं तो, बदवक्त मुस्कुराई। किताब हाथ में थी। उसने अभी तक उसका एक सफा भी नहीं पलटा था। गाल पर फिसलती लिट को कान के पीछे करते हुए उसने फारिस को देखा। वो सोफे पर थी और फारिस बेड की पाइंती के साथ टेक लगाए बैठा था। लैपटॉप खुला हुआ था। उसकी फ्रेम ग्लासेस पर लैपटॉप स्क्रीन सब्जी माइल अक्स मुनक्कस हो रहा था। बाल माथे पर बिखरे थे। वो कुछ देर तक उसे देखती रही। तुम्हें हमाद भाई याद तो आते होंगे? उसका सवाल इतना अचानक और फारिस के लिए इस कदर गैर मुतवक्का था कि टच पैड पर उसकी उंगली एकदम से साकत हुई थी। उसने बेसाख्ता नजर उठाकर जन्नत को देखा था। लब बाहम पेवस्त रहे। जन्नत की निगाहें उस पर जमी थी। शायद वो मुंतजिर थी कि वो अपने भाई के जिक्र पर उससे कुछ तो कहेगा, मगर फारिस का चेहरा स्पॉट और जुबान बिल्कुल खामोश थी। अचानक ये सवाल क्यों? खुद को मसरूफ जाहिर करते हुए वो एक बार फिर लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ था। ऐसे ही ख्याल आ गया। उसने कहा, आंटी भी उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करती। फारिस वजदान की आंखें फ्रेमलेस ग्लासेस के पीछे मुकम्मल छुप गई थी। उसके तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। चेहरा मजीद स्पॉट और संजीदा सा लगने लगा था। शायद गुजर जाने वालों का जिक्र कुछ करीबी रिश्तों के लिए बहुत तकलीफदेह होता होगा। उसने गहरी सांस लेकर सोचा, लेकिन वो तो आज भी अपने नाना को याद करती थी और उनके बारे में ढेरों बातें भी करना चाहती थी। जाने क्या वजह थी इस घर में इन लोगों का कोई जिक्र नहीं होता था, जो इसी घर का एक मजबूत हिस्सा रह चुके थे। गहरी सांस लेकर उसने किताब बंद करके रख दी, फिर उठकर बाहर आ गई। मिसेस शेराजी के बेडरूम के सामने रुककर उसने बंद दरवाजे पर आहिस्तगी से दस्तक दी थी। कम इन। इजाजत मिलते ही वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गई थी। मिसेस शेराजी बेड क्राउन के साथ टेक लगाए कोई किताब हाथ में लिए बैठी थी। उसे देखकर कुछ हैरान हुई कि अभी कुछ देर पहले वो फारिस के हमरा उन्हें शब बखैर कहकर गई थी। मैं आपके पास आ जाऊं? मासूमियत से पूछा। भला ये कैसा सवाल हुआ? किताब रखकर ग्लासेस हटाते हुए उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और वो बहुत से आंसू अपने अंदर उतारती उनके पहलू में लेटते हुए उनकी बाहों में समा गई थी। क्या हुआ मेरी बेटी को?
उनके सीने पर सर रखे वो नम आंखों के साथ मुस्कुराई। उनकी आगोश में एकदम से बहुत सुकून मिला था उसे। कुछ भी नहीं हुआ मुझे कहकर कुछ देर चुपचाप लेटी रही। वो उनके सामने उनके शौहर और अपने बेटे का जिक्र करना चाहती थी। वो उन्हें स्टोर रूम से मिलने वाले एक अखबार के फ्रंट पेज पर नजर आने वाली एक खबर का हवाला देना चाहती थी। गम उनका था, दर्द उसे हो रहा था। उसे इस अरसे में पहली बार अदराक हुआ वो अंदर से किस कदर टूटी हुई थी। पहाड़ जितनी आजमाइशें झील कर उनके लबों पर आज भी कलमाए शुक्र जारी रहता था। उसे उनके पोते का ख्याल आया, वो मासूम और यतीम बच्चा जिसे वजदान हाउस में आने की इजाजत नहीं थी और जिसे फारिस वजदान कबूलने को तैयार नहीं था। उसे फारिस के साथ उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें, इल्तिजाया लहजा और आंसुओं से भरी हुई आंखें याद आई। आपने फारिस से दोबारा बात की? उसने आहिस्तगी से पूछा। कौन सी बात? मिसेस शेराजी के दाहिने हाथ की उंगलियां उसके बालों में मुतहरिक थी। अपने पोते के बारे में। उसने बात अधूरी छोड़ दी। मिसेस शेराजी का हाथ रुक गया। पहले मैंने सोचा था जब मैं उसरी युसरा का राज पा लूंगी तो आप मुझे एड्रेस दे देंगी और मैं आपके पोते से मिलने जाऊंगी और उसे यहाँ ले आऊंगी। एक लम्हे को रुक कर उसने अपनी कमजोरी परती और आवाज को मजबूत किया। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे इससे जल्द मिलना चाहिए। मिसेस शेराजी के तासुरात बदल गए। स्याही माइल आंखों में एक गैर मफहूम सा तासुर ठहर गया। जन्नत उठकर बैठ गई। वो चेहरे पर परेशानी लिए उसे देख रही थी और वो उन्हें, मैं फारिस से बात करना चाहती हूँ, मैं उसे समझाना चाहती हूँ कि वो जुल्म कर रहा है। जन्नत, उन्होंने कुछ सदमे से उसका हाथ पकड़कर उसे मजीद कुछ कहने से रोका था। एक इस्तरारी सी कैफियत उनके वजूद पर तारी हो चुकी थी। नहीं, नफी में सर हिलाते हुए उसके हाथ पर गिरफ्त बढ़ाई। हरगिज नहीं। एक बार फिर जोर देकर कहा था, तुम फारिस से इस बारे में कभी भी कोई बात नहीं करोगे। लहजा तादीबी, अंदाज ताकीदी था। आंटी, ये मेरा और फारिस का मामला है। बेटा, तुम खुद को इन्वॉल्व मत करो। उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। तो फिर क्यों? आप फिर क्यों मुझे अपने पोते से मिलने नहीं दे रही? मेरी तरफ देखो। गिली आंखों से अब वो उनकी तरफ देखने लगी थी। तासुरात यूं हो रहे थे जैसे अभी अभी इसी वक्त रो देगी। माँ और बेटे की ये कैसी मोहब्बत थी कि माँ सब्र पर सब्र किए जा रही थी और बेटा जबर पर जबर। इतने गम उन्होंने सहे थे और अब पोते की जुदाई भी झील रही थी। तुम फारिस के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचोगी। उन्होंने जैसे उसके तासुरात और आंखों से उसकी सोच एक बार फिर पढ़ ली थी। वो मेरा बहुत प्यारा बेटा है, उसने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। वो कह रही थी, रायान मेरा पोता है, मैं जानती हूँ मुझे इस मामले को कैसे हैंडल करना है। उन्होंने गम और परेशानी के मिले जुले तासुरात को छुपाते हुए मुतवाजन लहजे में संजीदगी से कहा था, मगर तुम इस मामले में कभी नहीं पड़ोगे, कभी भी नहीं। वो कुछ फिक्रमंदी से उन्हें देख कर रह गई थी। उसका तो ख्याल था उसकी मदद करेंगी, मगर उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया था। मैंने आपसे वादा किया था आंटी, उसने याद दिलाया। तुमने ये बात कह दी, मैं समझूंगी तुम्हारा वादा पूरा हो चुका। जन्नत उन्हें बेबसी से देख कर रह गई। वादा करो तुम कभी भी फारिस से कोई बात नहीं करोगी, रयान का नाम भी नहीं लोगी। उसका सर झुक गया। कब तक, आखिर कब तक आप ये सहेंगी? जब मैं ये सोचती हूँ तो मेरा दिल फटने लगता है। और आप? जन्नत, उन्होंने तरफ कर उसे देखा और अगले ही पल उसे सीने से लगा लिया। क्या हो गया है बच्चे, ये क्या सोच रही हो तुम? मैं परेशान नहीं हूँ तो तुम क्यों रो रही हो? वो रोती जा रही थी और जिसका दर्द था वो उसकी पुश्त सहला रही थी। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है, वो मेरे लिए आसानी करेगा, तुम परेशान मत हो, वो कह रही थी। फिर उसे खुद से अलग करके उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। मैं फारिस से खुद बात करूंगी जन्नत, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उससे ज्यादा जैसे खुद को तसल्ली दे रही थी। तुम बस दुआ करो मेरे पोते के लिए, सिर्फ दुआ। फिर मुस्कुराई। अब जाओ आराम करो और कुछ नहीं सोचना। प्यार से गाल पर हाथ रखा, वो आंसू साफ करती उठकर चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो मिसेस शेराजी ने एक गहरी सांस लेकर अपनी पुश्त बेड ग्राउंड के साथ टका ली। उनकी आंखों में इस तरह नुमाया था, हाथों में कपकपाहट नजर आ रही थी और दिल तो जैसे गम से फटने को था। उन्होंने गहरी सांस लेकर आंखें मूंद ली थी।
लबों पर विर्द जारी था, जिक्र जारी था, दुआ जारी थी। अपने हर दुख, हर दर्द और हर अजियत पर उन्हें हर सूरत सब्र करना था। लाउंज में वो सोफे पर लेटी थी। फारिस सामने ही बैठकर किसी गैर मुल्की चैनल पर कुछ खबरें और कारोबारी प्रोग्राम्स देख रहा था। कॉल रिसीव करते हुए वो उठकर मिसेस शेराजी के पास चला गया तो सोफे पर लेटे लेटे वो पॉपकॉर्न खाते हुए मोबाइल पर लगी रही। गैर मुल्की चैनल स्क्रीन पर ऐड चल रहे थे। आवाज कदरे मध्यम थी। एक प्रोग्राम खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हुआ। मंजर एक स्टेज का था। मुख्तलिफ एंगल से कैमरा घुमाते हुए ऑडियंस दिखाई गई। बैकग्राउंड में प्रोग्राम का नाम लिखा नजर आ रहा था। होस्ट प्रोग्राम का आगाज कर चुकी थी। एक शानदार सी डॉक्यूमेंट्री वीडियो चला दी गई। रैंप पर मुख्तलिफ मलबूसात में वॉक करती एक हसीन खातून मुख्तलिफ जाविये और एंगल से और मुख्तलिफ इवेंट में ली जाने वाली तस्वीर, जिनमें सुर्ख कारपेट की तस्वीर सबसे नुमाया थी। कहीं इंटरव्यू देती हुई, कहीं मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ हाथ हिलाकर देखती हुई। कुछ एक्टिंग के सीन थे। कहीं वो वॉइस ओवर करती हुई नजर आ रही थी, कहीं वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च के दौरान मरकज़े निगाह बनी हुई थी, कहीं चैरिटी वर्क करते, कहीं महाजर कैंप का दौरा करते, शामी पनाह गजीनों में रोशन बांटते हुए, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक होकर किसी के लिए आवाज उठाते हुए। तारुफ के साथ भरपूर तालियों के बीच वो स्टेज की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी। मोबाइल पर झुककर टाइपिंग करती जन्नत ने गहरी सांस लेकर सर उठाया। वो रिमोट से आवाज कम करना चाह रही थी, मगर अगले ही पल एक अमेरिकन होस्ट के सामने विराजमान इस पुरकशिश सी खातून पर नजर पड़ते ही रुक गई। आंखों में एकदम से हैरानी उतरी। स्मार्ट सा सरापा, क्रीम रंग का मैक्सी नुमा सादा सा लिबास, सुनहरी बाल हल्का सा कर्ल लिए शानों पर बिखरे थे। नफीस सा डायमंड ज्वेलरी सेट, उंगलियों में भी डायमंड रिंग थी। नाजुक पेंसिल हील में जिसमें पाँव नुमाया हो रहे थे। सफेद दूधिया रंगत नेचुरल लुक देते मेकअप से कुछ और खिल रही थी। उम्र यही कोई 40 वर्ष होगी, उसने खुद से अंदाजा लगाया, या शायद वो अपनी असल से बहुत कम नजर आती थी। वो अगले कई लम्हों तक शनासा नजर आते इस चेहरे पर से नजर ना हटा सकी। क्या मुशाबहत थी इस चेहरे में। अजनबी होकर एकदम से शनासा सा नजर आने लगा था। खुशगवार हैरत के साथ वॉल्यूम बढ़ा दिया। होस्ट मुख्तलिफ सवाल करती जा रही थी और वो बहुत ही धीमे लहजे में बहुत नजाकत से जवाब दे रही थी। वो एक अमेरिकी नॉर्ड पाकिस्तानी मॉडल और कामयाब बिजनेस वूमेन थी जो 20 नौजवान एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट अप फंड देने वाली थी। ये प्रोग्राम इसी हवाले से था। साथ ही उनकी कामयाबी का राज और उसकी जाती जिंदगी के बारे में भी सवाल किए जा रहे थे। वो सर उठाए, गर्दन सीधी किए, हर सवाल का जवाब बहुत संजीदगी, मतानत और खुश इखलाकी से दे रही थी। आंखों में एक फातिहाना चमक और मुस्कुराहट तो वैसे ही जिंदा दिली का सबूत दे रही थी। जन्नत उनकी शख्सियत से एकदम से मरऊब हुई। उसे बकिया सेलिब्रिटीज की तरह नहीं लग रही थी। उसे उनकी बातें, बोलने का तरीका अच्छा लगा। मुस्कुराहट पर तो वैसे ही दिल आया हुआ था। एड का सिलसिला शुरू हुआ तो उसने वॉल्यूम कम कर दिया। राहदारी से निकलकर फारिस मोबाइल पर कुछ टाइप करता ओपन किचन में चला गया। क्या देख रही हो? तुम्हारा सैंपल वर्जन, हंसकर बोली। उम्र में तुमसे बड़ी हैं, लेकिन कमाल की हैं। कहीं तुम्हारी कोई बिछड़ी हुई आपा तो नहीं है? ये कोई और मजाक होगा तुम्हारा। वो नासमझी के आलम में मुस्कुरा दिया और मुस्कुराती भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। झट से कहा, किसको देख लिया है तुमने? एक बिजनेस वूमेन है। सोफे की बैक साइड पर बाजू टुकाते हुए मुड़कर जवाब दिया। किचन काउंटर के इस पार उसकी जानिब पुश्त किए ऑरेंज जूस के लिए माल्टे काट रहा था। कोई 7 ब्रांड्स तो अब तक लॉन्च कर चुकी हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि वो पाकिस्तानी हैं। फारिस की हरकत लम्हे भर के लिए थमी, सिर्फ एक लम्हे के लिए। अच्छा, सर झटक कर अपना काम करने लगा। अब शायद उनका पाकिस्तानी के लिए भी कोई बिजनेस प्लान है। कुछ नौजवानों को स्टार्टअप फंडिंग देंगी, कुछ ऐसा ही कह रही थी। आधा इंटरव्यू सुन के जो बातें समझ में आई थी अपनी धुन में बता रही थी। फारिस चुप रहा तो उसे लगा शायद इसे उसकी बात समझ में नहीं आई।
मतलब जो पाकिस्तान के नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना वेंचर सेटअप करना चाहते हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके उन्हें स्टार्टअप फंडिंग्स देंगी, लेकिन इससे पहले उनकी टीम पार्टीज करने वालों का बिजनेस प्लान देखेगी, उनकी काबिलियत जांचेगी, फिर सिलेक्ट करेगी। और मजे की बात यह है कि बहुत सी गैर मुल्की कंपनीज भी उनके साथ हिस्सा ले रही हैं। उसका ध्यान कहीं और था। ज्यूरी की टीम में क्या था, तुम भी शामिल हो गए। फारिस अपनी जगह रुक गया, मुड़कर उसे देखा। मेरा क्या दखल? आई मीन बाहर से टीम आएगी और तुम्हारा भी तो एक नाम है बिजनेस की दुनिया में। पाकिस्तान होकर इस टीम में शामिल नहीं होगे तो क्या फायदा? मेरे बिजनेसमैन होने का, पाकिस्तान होने का, लफ्जों पर जोर देकर बोली। तुम्हें लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए, उसे मशवरा देकर पॉपकॉर्न मुंह में डाले। फारिस को एक गैर मुल्की टीवी चैनल को उसके सामने खुला छोड़ देने पर पछतावा हुआ। गहरी सांस लेकर फिर से माल्टे काटने लगा। एड खत्म हुआ तो इंटरव्यू का सिलसिला नए सिरे से जोड़ा गया। पहला हिस्सा कारोबारी सवालात पर मुश्तमिल था, तो अब उनकी जाती जिंदगी से मुताल्लिक सवाल होने थे। तो क्या ये उड़ती हुई अफवाहें सच हैं कि आप दादी बनने वाली हैं? होस्ट के बिल्कुल सामने सोफे पर बैठी वो कामयाब खातून एकदम से हंस पड़ी। इस तरह की खबरें आप लोगों तक कैसे पहुंच जाती हैं? वो आवाज, वो शीरी और दिल फरेब आवाज। फारिस के हाथ साकत, वजूद पत्थर का हो गया। बस हमारे जराए आपसे मुतल्लक हर छोटी बड़ी खबर हम तक पहुंचा देते हैं। ऑडियंस में एक शोर सा मच गया था। जी बिल्कुल, मैं जल्द ही दादी बनने वाली हूँ। वजूद पर एक लर्जा सा तारी हुआ। उसने दोनों हाथों से काउंटर थामा था। वो आवाज हंसी की झनकार। पॉपकॉर्न खाते हुए जन्नत ने आवाज ऊंची की। बात समझ में नहीं आई थी। एक नौजवान सी दादी, जरा देखिए तो, मैं आपसे सिर्फ 3 साल बड़ी हूँ और मुझे आपके सामने अपना आप बुरा लग रहा है। वो अपने मखसूस अंदाज में बिल्कुल वैसे ही हंस दी। जरा बताइए आपकी इस जवानी और खूबसूरती का क्या राज है? ओह प्लीज, ये सवाल नहीं। तकरीबन हर इंटरव्यू में मुझसे यही सवाल पूछा जाता है। जन्नत उठकर बैठी, अब बगौर देख रही थी। सो आपके बेटे के हवाले से। इससे पहले कि बात मुकम्मल होती, फारिस ने उसके हाथ से रिमोट झपट कर टीवी ऑफ कर दिया। इस तरह बहुत अचानक टीवी बंद हो जाने पर वो एकदम से चौंकी। अरे बंद क्यों कर दिया? हाथ बढ़ाकर रिमोट लेना चाहा तो वो अपनी जगह रुक गई। स्याह तारीख स्क्रीन पर ठहरी थी, खाली, वीरान, सफेद, कोई अक्स नहीं, कोई एहसास, कोई रंग, कोई असर नहीं। चेहरा मुकम्मल तारीख। पेशानी की रगें एकदम से नुमाया हुई थी, जबरे सख्ती से भिंज गए थे। फारिस, उसके लब हिले। एकदम से अपने आप में वापस आते हुए उसने जन्नत को देखा था। शोर थम गया, आवाजें खत्म हो गई। मैं माल्टे काट काट के थक गया हूँ, अब बाकी का काम तुम संभालो। उठो। वो जो एकदम से उसके तासुरात से परेशान हुई थी तप गई। खुद करो जो करना है। रिमोट वापस लेना चाहा तो उसने सेल निकालकर जेब में डाल लिया। बाजू से पकड़कर उठाते हुए किचन काउंटर की तरफ ले आया। ये इतने से माल्टे काट काट के थक गए हो तुम? वो उसके पीछे खड़ा था, गिलास में पानी डालकर गटागट चढ़ा गया। जन्नत ने बिगड़े तेवरों के साथ छुरी उठा ली और उसके पीछे वो काउंटर पर हथेलियां जमाए आगे को झुककर गहरी सांसें ले रहा था। असाब मुश्तअल हो रहे थे। अंदर बाहर एक आग सी जल उठी थी। सामने लाउंज में स्क्रीन तारीख थी, मगर मंजर आंखों में चल रहा था। आवाज बंद हो चुकी थी, मगर हंसी जैसे पूरे घर में गूंज रही थी। वो बुरी तरह इस्तराब और मुस्तरब नजर आ रहा था। जन्नत माल्टों का जूस तैयार करके उन्हें गिलास में डालकर फारिग हुई तो फारिस उसे कहीं नजर न आया। ट्रे उठाए मिसेस शहराजी के कमरे में चली गई। वो भी वहीं बैठा था। सबको एक एक गिलास पेश करके अपना गिलास हाथों में लेकर उनके साथ बैठ गई। अब वो उनसे बातें कर रही थी, शायद किसी प्रोग्राम का बता रही थी, या शायद मेहमानों के लिए कल का मेन्यू तरतीब दे रही थी। वो खालिउल ज़हनी के आलम में अपने आसपास गहरे सन्नाटे लिए बैठा रहा। फिर मिसेस शहराजी से इजाजत चाहते हुए उठकर चला गया। जन्नत कमरे में आई तो वो लेटा हुआ था। सुनो, जरा सा झुककर मुखातिब किया। वो तकिए में सर दिए आरा तिरछा पड़ा था, मुंह आंखें सब बाजू छुपा था। तुम सो रहे हो? अभी तो 9 भी नहीं बजे। मायूस हुई।
अमूमन वो आधा घंटा शाम में उसके साथ लॉन में रोज वॉक करती थी। आज पता नहीं इसे क्या हुआ था, इतनी जल्दी सो रहा था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? खामोशी। लाइट्स ऑफ करके वो दूसरी तरफ आ बैठी, हाथों पर लोशन लगाते हुए चंद लम्हों तक नासमझी के आलम में उसे देखती रही। फिर वो खुद भी सोने के लिए लेट गई थी। रोजमर्रा की रूटीन के मुताबिक वर्कआउट करवाने के बाद वो ऑफिस के लिए रवाना हो चुका तो वो घर में घूमती फिरती इंतजामात का जायजा लेने लगी। ऑफिस रूम की सफाई तकरीबन रोज होती थी, आज भी हो रही थी। तो वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। एक ताहिराना निगाह इतराफ में दोहराने के बाद ऑफिस चेयर पर बैठकर दाएं बाएं घूमते हुए दीवार गिर खिड़कियों से बाहर देखने लगी। लॉन में धूप उतरी हुई थी, आसमान उजला लग रहा था। वो माली अब्दुल गफूर को पौधों पर झुका हुआ देख सकती थी। अक्सर कभी दाएं और कभी घूमकर बाएं तरफ आकर हाथ हिलाते हुए अपने बाप से जाने क्या कह रही थी। कई बार उसने रोती शक्ल बनाई और जब वो सर झुकाए खड़ी हुई तो वाज़िया लग रहा था अब उसे अपने बाप से डांट पड़ रही है। उसने मुलाजमा को लॉन से ताजा फूल तोड़कर लाने का हुक्म दिया और फिर मेज पर कोहनियां टकाए मेज पर धरी अशिया को देखने लगी। दराजों में फाइल्स, कुछ पेपर्स वगैरह रखे हुए थे। दूसरी मेड शीशे की मेज साफ कर रही थी। छोटे कारपेट पर वैक्यूम फेरा गया, काउच के कुशन से तरतीब से रखे गए। काम तमाम करके ऑफिस टेबल के पास रखी डस्टबिन खाली करना चाहिए, तब ही शापर हाथ से छूटा था। लकड़ी की टाइल्स पर खाकी लिफाफा, फटे हुए कागजात, तरोड़ मरोड़ का शिकार, कुछ सफ़े बिखर गए। माजरत चाहते हुए मेड दोबारा से सब समेटने लगी थी। कोई बात नहीं, उसने सर हिलाया। यकायक उसकी नजर खाकी लिफाफे पर पड़ी। स्याह मार्कर से बड़ा बड़ा करके रूबी इकराम लिखा हुआ नजर आ रहा था। किसी खातून का खत था। ये दिखाना मुझे, उसने कहा तो मेड ने फौरन से लफाफा उसके हवाले कर दिया। उसने लफाफा मोड़कर देखा। जिस पते से भेजा गया था वो पता और साथ ही फोन नंबर भी दर्ज था। हैरत है, फारिस ने पढ़े बगैर ही फेंक दिया। एक तजस्सुस सा लिए उसने लफाफा चाक करके फोल्ड किया हुआ सफा निकाला। रूबी इकराम का वो खत फारिस शिराजी के नाम था। जन्नत ना समझी के आलम में चंद लम्हों तक खड़ी रही। फिर मुलाजमा के जिम्मे चंद एक काम लगाते हुए वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई थी। उसने लफाफा चाक कर दिया। भूरे रंग का बुरी तरह से फोल्ड किया हुआ कागज निकाल कर खोला। वो एक तवील सा खत बहुत से हवाला जात पर मुश्तमिल था। पहले पहल वो समझ ना पाई वो क्या पढ़ रही है, मगर जब सलाम दुआ और खैर खैरियत के बाद एक माकूल इसलूब से किसी रायान शिराजी का हवाला शुरू हुआ तो वो एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रेयान शिराजी 15.5 माह का बच्चा जो औसाफ मंजिल में अपनी मामों के यहाँ रह रहा था। रूबी इकराम इस घर की मुलाजमा थी। बच्चा उसके साथ रहता था और वो अपनी सादा सी तहरीर के जरिए बताती जा रही थी कि औसाफ मंजिल में वो बच्चा किस हाल में था और किस तरह से रह रहा था। जन्नत जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी उसकी सांसें रुकती जा रही थी। मुझे रशीदा से पता चला अब ढेर सारा पैसा देते हैं, लेकिन तारिक साहिब उसमें से 1 रुपया भी रायान पर खर्च नहीं करते। मैं तो दूध में भी पानी मिला कर देती हूँ। जो रोटी बच जाती है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाती हूँ। बेगम साहिबा हर चीज पर नजर रखती हैं। रमशाबाजी अपने बेटे के कपड़े दे देती हैं तो वही उसे पहनाती हूँ। वो बहुत कमजोर है और बीमार भी है। मैंने तारिक साहिब को बताया तो उन्होंने थोड़े से पैसे देकर कहा कि दवाइयाँ मंगवा लो। अब मैं इतने से बच्चे को डॉक्टर को दिखाए बगैर कैसे दवाइयाँ मंगवा सकती हूँ। जन्नत का दाहिना हाथ बेसाख्ता लबों पर आ ठहरा। मिसेस शिराजी का पोता, फारिस का भतीजा इस हाल में? मिसेस शिराजी तो कतई लाइलम थी इस सब से। तो क्या फारिस भी, या फिर वो सब जानते बुझते हुए भी रायान को वहाँ छोड़े हुए है? उसका सर बेइख्तियार नफी में हिला। फारिस इतना बेहिस नहीं हो सकता। वो एक यतीम बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मगर खत की तहरीर उसके जहन में धमाके से हो रहे थे। आप पैसे भेजते हो लेकिन कभी रायान को देखने नहीं आए। रायान की माँ भी नहीं आती। समरीन की शादी पर भी नहीं आई थी, वरना मैं उससे बात करती। रायान बीमार रहता है। उसका हाथ दरवाजे में आ गया था और तब से ठीक नहीं हुआ और वो अपनी मुट्ठी बंद रखता है। मैं जरा सा हाथ लगाऊं तो चीखता है। उसे दर्द होता होगा ना?
जन्नत का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। आंखें तर होने लगी। ये मेरा चौथा खत है। मैं 4 महीनों से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। साहिब, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप रायान को यहाँ से ले जाओ। ये मेरा फोन नंबर है, मुझसे इस पर राब्ता कर सकते हैं। और नीचे फोन नंबर दर्ज था। बात खत्म हो गई, खत खत्म हो गया, दर्द खत्म ना हुआ, वहशत खत्म ना हुई। उसने बेख्तियार मेज का सहारा लिया था और फिर गिरने के से अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई थी। आंखों में बेयकीनी सी उतरी हुई थी। अपने हवास मुख्तल होते हुए महसूस हो रहे थे। वो जानती थी फारिस का भतीजा अपने नन्याल में रह रहा है, ऐसे रह रहा है और इस तरह से रह रहा है, इसका तो उसने गुमान भी नहीं किया था। मिसेस शेराजी और फारिस वजदान के माबैन उसने रायान का जिक्र सिर्फ एक बार सुना था, सिर्फ एक बार, जब वो उसे घर लाने की बात कर रही थी। तब दरवाजे के अंदर देखते और छुपकर उनकी बात सुनते उसने फारिस वजदान को एकदम से इश्तियाल में आते देखा था। उसने चंद एक बार मिसेस शेराजी से उनके पोते के बारे में बात करने की कोशिश की थी, मगर वो हमेशा इस बात को टाल देती थी। उन्होंने हाल ही में फारिस से कोई भी बात करने से मना कर दिया था। वो उसे इस मामले से कतई दूर रखना चाहती थी। उन्होंने कभी भी किसी इख्तलाफ की निशानदही नहीं की थी और ना ही कभी किसी मसले का जिक्र किया था। वो हमेशा ऐसे ही जाहिर करती थी जैसे ये कोई संजीदा मामला नहीं था, मगर वो जानती थी वो अपने यतीम पोते की वजह से किस कदर अजियत में रहती थी, कितना गम सहती थी और कितने दर्द में रोती थी। तब ही उसने हिम्मत बंधाई थी और वादा किया था, वो वादा जो वो अभी तक वफा नहीं कर सकी थी। बात उसरी युसरा की थी तो उसने खुद ही शर्त रख दी थी, मगर अब उसे अदराक हुआ था मिसेस शेराजी उसे रायान से मिलवाना ही नहीं चाहती थी, वरना एक एड्रेस देना कौन सा मुश्किल काम था। आखिर उन्हें क्या खौफ और परेशानी लाहक थी कि उन्हें खुद पर यह जबर करना पड़ रहा था। क्या फारिस और हमाद के दरमियान कोई इख्तलाफ था? क्या वो इसी इख्तलाफ की बिना पर अपने भतीजे को कबूलने को तैयार नहीं है? खत पर अपनी लरसती उंगलियों की गिरफ्त बढ़ाते हुए उसने शिद्दत से धड़कते दिल के साथ कुछ परेशानी से सोचा था। क्या वो इख्तलाफ, वो झगड़ा, वो नफरत इतनी शदीद थी कि भाई के मौत के बाद भी उसे एकदम से अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। उसकी निगाहें फारिस वजदान के वसी ऑफिस रूम में यहाँ वहाँ भटक रही थी। उनमें हरास सा फैला था, उनमें वहशत सी उतरी हुई थी। कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है? वो सोचने लगी थी, वो फिर से सोचने लगी थी और एकदम से सोच जामद हुई थी। वजूद में सन्नाटा फैला था। ऑफिस रूम तांगो तारीख हो गया। आसपास खामोशी छा गई थी। शदीद मोहब्बत और इस कदर मजबूत रिश्ते के बावजूद आखिर क्या वजह थी कि मिसेस शेराजी अभी तक फारिस वजदान को रायान के लिए कायल नहीं कर सकी थी। मुलाजमा सामने ही रैक पर तरतीब से रखी फाइल्स को साफ कर रही थी। फिर उसने गुलदान से मुरझाए हुए फूल निकालकर ताज़ा फूल डालना शुरू कर दिए। उसके आसपास एकदम से खुशबू फैली। उसे इल्जाम मत दो जन्नत, मैं भी नहीं देती, उन्होंने कहा था। इस तमाम अरसे में वो उनके लिए फारिस की मोहब्बत देख चुकी थी। वो उनकी तकलीफ पर किस कदर बेचैन हो जाता था, उनका कोई भी हुक्म किसी सूरत नहीं टालता था। उसे उनकी फिक्र रहती थी। इसके बावजूद ये रवैया, वो बेइंतहा उलझनों के साथ अपनी जगह बैठी रह गई थी। रूबी का खत हाथों में था, रूबी का नंबर भी। उसकी ख्वाहिश इसी तरह पूरी होगी। रायान तक पहुंचने का रास्ता ऐसे निकलेगा, उसके बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसने मतलूबा नंबर डायल करके सेल फोन कान से लगा लिया। कुछ देर तक अपनी धड़कनों के साथ साथ घंटी की आवाज सुनती रही। कुछ ताखीर से ही सही, लेकिन कॉल उठा ली गई। हेलो, वो समझ रही थी कोई खातून होगी, मगर आवाज किसी लड़की की थी। रूबी इकराम बात कर रही हैं? जी, कौन? दूसरी तरफ से वो अलर्ट हुई थी। मैं? उसने रुक कर अपने इस रिश्ते को सोचा था जो रायान से था। मैं रायान की चची बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ रूबी इकराम एक झटके से अपनी चारपाई से उठ खड़ी हुई थी। आप वाकई रायान की चची हैं? उसकी आवाज एकदम से भरा गई थी। मैंने इतने खत लिखे, इतनी दुआएं मांगी, खुशी की इंतहा न थी। मुड़कर सोए हुए बच्चे को देखा, फिर मुंह पर हाथ रखे खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। उसे तो जैसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था।
کہ رایان کے ددیال سے رابطہ ہو گیا تھا۔ جی، مجھے آپ کا خط ملا تھا روبی، اس نے خشک لبوں کو تار کرتے ہوئے کہا تھا۔ رایان کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، مڑ کر نہال ہوتی نگاہوں سے معصوم چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سو رہا ہے۔ ہاتھ کیسا ہے اب اس کا؟ ویسا ہی ہے، میں نے رشیدہ سے بولا تھا، کہہ رہی تھی ڈاکٹر کو دکھانے لے جائے گی۔ ڈاکٹر فیس بھی تو بھاری لے گا، رشیدہ اس لیے نہیں لے جاتی، اس کا گھر والا ہے بھی بڑے غصے والا۔ پلکیں جھپکا کر نمی اپنے اندر اتارتے ہوئے جنت نے سر اٹھایا۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کب آؤ گے لینے؟ وہ منتظر سی پوچھ رہی تھی۔ اور کتنے دن؟ رایان شیرازی اس حال میں اوصاف منزل میں رہے گا، اس کا بس چلتا تو وہ خود بچے کو چھوڑنے آ جاتی۔ میں جلد آؤں گی روبی، تم بس رایان کا اچھے سے خیال رکھو۔ جلد یعنی کب؟ کل؟ نچلا لب دانتوں تلے دیے جھلماتی آنکھوں سے وہ سر جھکائے رہی۔ جلد یعنی کب؟ کل؟ نچلا لب دانتوں تلے دیے جھلملاتی آنکھوں سے وہ سر جھکائے رہی۔ کیا رایان کی مما سے رابطہ نہیں ہوا؟ اس نے پوچھا۔ روبی کے کندھے جھک گئے، چہرے پر مایوسی دھار آئی۔ میں نے آپ کو سب بتایا ہے، آپ پھر بھی رایان کو لینے نہیں آؤ گی؟ وہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اپنی کہہ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے روبی، ورنہ میں تم سے رابطہ کیوں کرتی؟ اس نے سنبھل کر کہا۔ روبی کو کچھ حوصلہ ہوا۔ تم مجھے اوصاف منزل کا ایڈریس بھیج کر دو، میں انشاءاللہ جلد رایان سے ملنے آؤں گی۔ ملنے نہیں، روبی کی آواز میں عجیب سا احساس تھا۔ لینے آنا ہے آپ نے اسے؟ لینے ہی آؤں گی، حتمی لہجے میں کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب خوف کے عالم میں اس کی اچانک آنکھ کھل گئی تھی۔ پیشانی پسینے سے تر بتر اور سانسیں بھی چڑھی ہوئی تھی۔ کوہنی کے بل ذرا سا اوپر ہوئی کہ پانی کی بوتل اٹھا سکے، مگر سائڈ ٹیبل پر کچھ نہیں رکھا تھا۔ روحانسا ہو کر سر تکیے پر گرا لیا۔ فارس، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ اسے ہلایا۔ حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ فارس نے اس کی آواز پر بیدار ہوتے ہی کروٹ بدلی تھی۔ پانی چاہیے۔ وہ اسی وقت اٹھ کر روم فریج سے بوتل نکال لایا تھا، بازو کے سہارے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے گلاس دیا۔ اس نے پانی یوں پیا جیسے صدیوں کی پیاسی ہو۔ ٹھیک ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر کو جنبش دی، سر تکیے پر واپس رکھا، آنکھیں بند کر لی۔ بار بار روبی کا خط اور باتیں ذہن میں آ رہی تھی۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے رایان کے حوالے سے الجھن اور پریشانی میں مبتلا تھی۔ ہر رات اسی ٹینشن میں آنکھ کھل جاتی تھی، کبھی خوابوں سے الجھ کر، کبھی کسی خوف میں پھنس کر۔ نیند ٹھیک سے نہیں آتی تھی، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ جنجلاہٹ کے عالم میں اس کی شکل یوں ہوئی جیسے ابھی رو دے گی۔ اب کیا ہوا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بھوک لگ رہی ہے، لیٹے لیٹے بھیگی آنکھوں اور روتی آواز میں بولی۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ جو اپنی سائیڈ پر آ کر بیٹھا تھا تعجب کا شکار ہوا۔ ابھی سونے سے پہلے ہی تو کھانا کھایا تھا۔ وہ روحانسا ہو کر بول رہی تھی۔ اس کا دکھ کسی اور بات کا تھا، اظہار کسی اور بات پر کر رہی تھی۔ تمہارا کوئی علاج نہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ جنت نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، ذہن الجھا ہوا تھا۔ ریان کے حوالے سے وہ کسی بھی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ پچھلے کئی دنوں سے تز بزب کا شکار تھی۔ ابھی سوچوں کا طوفان ذہن میں امڑتا چلا آ رہا تھا۔ مسز شیرازی سے وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مبادہ انہیں پریشان نہ کر دے، اور فارس سے بات کرنے کی ہمت وہ خود میں پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ فارس اس کے لیے پھل کاٹ کر لے آیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ نہیں، بس ایسے ہی، کہہ کر اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اب وہ فروٹ کھا رہی تھی تو وہ گھوم کر اپنی جگہ پر آ گیا تھا۔ ٹیبل کلاک رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ ایک بار پھر سونے کی کوشش کی، لیکن جنت کی فکر آڑے آ گئی۔ کروٹ بدل کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ خالی پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد اپنی جگہ پر ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ متفکر نگاہیں نیم تاریکی میں یہاں وہاں بھٹک رہی تھی۔ پھر سے کوئی ٹینشن لے رہی ہو نا؟ نہیں تو پھر کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے گردن موڑ کر فارس کو دیکھا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی، کمفرٹر انگلیوں میں دبائے اضطراب چھپانے کی کوشش کی۔ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر مجھے کوئی بات ڈسٹرب کرے تو، یا اگر کوئی ایسی بات ہو جس کے بارے میں مجھے یہ لگے کہ وہ رک گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ بات کیسے شروع کرے۔ کہ کیا؟
اگر کوئی ایسی بات ہو جس کے بارے میں مجھے یہ لگے کہ وہ میں تم سے کروں گی تو شاید تمہیں غصہ آ جائے۔ لحاف کی زد میں ہونٹ چھپے ہوئے تھے تو جنت اس کی مسکراہٹ دیکھنے سے قاصر تھی۔ تو یہ کہ میں تم سے وہ بات کیسے کروں؟ بڑی فکر مندی سے پوچھا۔ تم میرے غصے کی پرواہ کب سے کرنے لگی؟ اس نے آہستگی سے پوچھا، اور جنت کمال اپنی جگہ تھم گئی۔ سوال درست تھا، حق سچ بات کہتے ہوئے اس نے کب فارس وجدان کے غصے کی پرواہ کی تھی؟ خوف کی دھند چھٹ گئی، سوچ کے در واہ ہوئے، کوئی احساس خیال بن کر ابھرا۔ فارس منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے گڈ نائٹ کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ فارس چند لمحوں تک اپنی سوچ کے گھوڑے دہراتے ہوئے سوچتا رہا کہ آیا ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے جس کے حوالے سے اس کے ممکنہ رد عمل سے اس قدر پریشان نظر آ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی تھی۔ اس کا ذہن خالی رہا تھا۔ وہ آفس روم میں اپنا کام کر رہا تھا جب وہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ آفس ٹیبل کے قریب آ کر اس نے لیپ ٹاپ کی سکرین بند کر دی۔ فارس نے نظر اٹھائی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گلاسز بھی اتار دیے۔ اس نے گہری سانس لے کر جنت کو دیکھا۔ میرے ساتھ باہر چلو، لون میں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بازو پکڑ کر اٹھانا چاہا تو وہ اٹھ گیا۔ وہ اس کے بازو پر دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط کیے لون میں لے آئی تھی۔ لون لائٹس کی روشنی اور بے انتہا تاریکی میں وہ کچھ دیر اس کے ساتھ کھلی فضا میں ٹہلتی رہی، پھر وہ شیڈ تلے آن کھڑی ہوئی، چند لمحوں تک خود میں ہمت پیدا کرتی رہی۔ فارس پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ریان، تمہارا بھتیجا، میں چاہتی ہوں تم اسے گھر لے آؤ۔ فارس وجدان صدمے سے گنگ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ رات کے اس پہر اسے لون میں لا کر اس سے ایسی کوئی بات کرنے والی ہے۔ فارس، اس نے ہاتھ کھڑا کر کے جنت کو مزید کچھ کہنے سے روکنا چاہا تھا۔ وجود میں لاوا سا بھر گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تمہارے اور حماد بھائی کے درمیان کیا اختلاف رہے ہیں، لیکن وہ یتیم بچہ ہے، تم اب اس کے چچا ہو، اس کے باپ کی جگہ ہو۔ جنت پلیز، اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اسے تحمل سے روکا تھا۔ وہ بات وہیں ختم کر دے، مزید ایک لفظ نہ کہے۔ میں نے آنٹی کو روتے دیکھا ہے، وہ بیمار رہتی ہیں، وہ ریان کے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہیں، وہ تم سے اتنی محبت کرتی ہیں، اور تم فارس، تم انہیں اس طرح تکلیف کیسے پہنچا سکتے ہو؟ وہ منت بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے بولی تھی، اور وہ ایک دم سے پیچھے ہوا۔ رات کی تاریکی اس کے وجود میں اتری، اندر باہر آگ پھیل گئی۔ پیسے بھیج کر تمہیں لگتا ہے فرض ادا کر دیا؟ صرف اتنا کافی ہے؟ تم نے اس کی حالت نہیں دیکھی ہے، وہ وہاں کیسے رہ رہا ہے؟ تم یہ بھی نہیں جانتے، تم کبھی اس سے ملنے نہیں گئے۔ وہ درستی سے اپنا بازو چڑھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں ملنا چاہتے تو کم از کم مجھے یا آنٹی کو تو ملنے دو۔ وہ درستی سے اپنا بازو چڑھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں ملنا چاہتے تو کم از کم مجھے یا آنٹی کو تو ملنے دے سکتے ہو۔ فارس، تم خود باپ بننے والے ہو، یہ ظلم ہے۔ جنت، انف، اس نے شدید غصے کے عالم میں دھاڑ کر کہا تھا، اور وہ ایک دم سے سکتے میں آ گئی تھی۔ فارس کے اعصاب مشتعل تھے، اس کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی، اس کے تاثرات سخت پتھریلے ہو رہے تھے۔ وہ متوحش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارس، اس کے لبوں سے بے آواز نکلا، آئندہ۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، جبڑے بنچے ہوئے، اور پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھی۔ آئندہ تم اس کا نام نہیں لوگی میرے سامنے، اور نہ ہی ملنے کی کوشش کرو گی۔ جنت کمال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے خون جما دینے والے لہجے میں کہا تھا۔ جنت کمال صدمے میں آئی تھی۔ کتنی بیگانگی تھی فارس وجدان کی آنکھوں میں، کتنا اجنبی سا لہجہ تھا اس کا۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو، اس نے ایک ثانیہ کا توقف کرتے ہوئے کھینچ کر سانس لی، تو تم اس معاملے میں نہیں پڑو گی، کہہ کر وہ مزید ایک لمحے کے لیے وہاں نہیں رکا تھا، اور جنت کمال پتھرائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اس کے انداز، لہجے اور اس قدر سخت رویے پر وہ دہشت میں آ گئی تھی۔ تم فارس سے اس سلسلے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کرو گی، اس سے مسز شیرازی نے کہا تھا۔ اسے اب سمجھ میں آیا تھا مسز شیرازی نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ اتنی سی بات پر اس طرح کا ری ایکٹ کرے گا۔
ایک ذرا سے مطالبے پر اس طرح ہائپر ہو جائے گا؟ وہ کچھ دیر تک اپنی جگہ منجمد کھڑی رہی۔ اسے الزام مت دو جنت، میں بھی نہیں دیتی۔ فوٹو البم سے جھانکتی کسی تنہا خاموش بچے کی تصویریں، اسرار میں ڈوبی ایک ویران زندگی، نہ سمجھ میں آنے والا دھوپ چھاؤں سا رویہ۔ خود پر طاری اس جمود کو توڑتے اس نے قدم اٹھائے، رخ اپنے بیڈ روم کی طرف تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اب وہ واش روم کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کچھ پریشانی کے عالم میں دروازہ بجایا تھا۔ اندر وہ کپڑوں سمیت شاور کے لیے نیچے کھڑا تھا، مگر وجود کی آگ تھی کہ بجھنے میں نہیں آ رہی تھی، نہ ہی پانی کے شور میں کوئی آواز گم ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولو فارس، وہ اسے آوازیں دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جسم پر ایک کپ کپی سی تاری تھی۔ وہ شاور کے نیچے سر تھامے بیٹھ گیا تھا، آنکھیں موندے سانسیں لیتے۔ وہ اپنے اندر ابھرتی چیخوں کو بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ سے بہتا ہوا خون پانی کے ساتھ اپنا راستہ بنا رہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ دروازہ اندر سے لاکڈ تھا۔ وہ ہینڈل گھمائے جا رہی تھی اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسے نہیں سن رہا تھا۔ وہ اسے آوازیں دیے جا رہی تھی۔ کئی خوف اور وہمیں سر اٹھا رہے تھے، کئی خدشات کی لے پر وہ بہتی جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ دروازہ بجاتے ہوئے اسے پکارتی رہی، اور پھر اسے پتا نہیں کیا ہوا، وہ رو دی۔ وہ سچ مچ میں رو دی۔ پلیز فارس، دروازہ کھولو۔ ایسا پہلے بھی ہوا تھا، اس نے آوازیں دی تھی، اس نے منت کی تھی، اور وہ روئی بھی تھی، مگر تب دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اب بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اسے اپنے آس پاس اندھیرے نظر آ رہے تھے، وحشت نظر آ رہی تھی۔ فارس پلیز، اس کا ہاتھ دروازے پر ٹھہر گیا تھا۔ اس کی سسکیاں بلند ہونے لگی تھی۔ شاور بند ہو گیا، شور ختم ہو گیا۔ پہلے لوگ کی آواز گونجی، پھر دروازہ بھی کھل گیا۔ فارس وجدان اس کے سامنے مکمل طور پر بھیگا ہوا سا کھڑا تھا۔ بالوں سے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی خالی ویران آنکھوں میں ابھی بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایک مکمل خاموشی، ایک مکمل سناٹا لیے وہ کسی مجسمے کی طرح اس کے سامنے موجود تھا۔